उरी और पुलवामा की जो घटना हुई, मैं ही गृह मंत्री था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और जब मैं अपने शहीद जवानों का 100 अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा था, उस समय जो हमारी स्थिति थी, हमारी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई। बहनों भाइयों, मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर कि मैं सराहना करना चाहूँ, 10 मिनट भी नहीं लगे थे, चटपट फैसला। और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाब। यानी भारत की ने यह मैसेज सारी दुनिया को देने में कामयाबी हासिल की। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जा सकता है। यह सब सारी चीजें मैंने विशेष रूप से इसलिए कही कि जिनके कारण कि भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। कमिटमेंट का यहां पर प्रश्न, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते और उसके पहले भी सामान्यतः इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार होता रहा, तो पिछले 2 चुनावों से हमारी इसमें प्रमुख भूमिका रही है। 2014 में स्वयं जब तक प्रेसिडेंट था पार्टी का, इस कारण रोल था ही, सब कुछ देखना ही है। उस समय भी प्राइम मिनिस्टर हमसे कहते थे कि राजनाथ जी, मैं जानता हूं आप नहीं होने देंगे, लेकिन पूरा प्रिकॉशन लीजिएगा, अक्षर से देख लीजिएगा कि हम जो कह रहे हैं वो होना चाहिए। 2019 में जब मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं था, गृह मंत्री था, तो उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो यदि किसी की चेयरमैनशिप में बनेगा तो राजनाथ सिंह की चेयरमैनशिप में बनेगा, और वो कमेटी हमारी चेयरमैनशिप। और उन्होंने कहा सावधानी बरतिए, ऐसा कुछ ना हो कि हम कमिट कर दें इस और हम उसको पूरा नहीं कर रहे। और यह बात मैं समझ रहा था कि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। बहुत पॉलिटिकल लीडर्स कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और मैं समझता हूं पॉलिटिक्स में लोगों के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से पहले जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। और यह विश्वसनीयता का संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह लगातार गहरी होती थी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह संकल्प लिया है कि हम भारत की राजनीति में पैदा हुई इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और इस पर विजय प्राप्त करेंगे। उठाकर देख लीजिए मैनिफेस्टो, जो कहा था अक्षरशः उसका पालन किया, जो कहा था अक्षरशः उसका पालन किया। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्रेडिबिलिटी का होना पॉलिटिशियंस का ये बहुत ही आवश्यक है, और बहुत बड़ी पूंजी होती है क्रेडिबिलिटी। तो उसको भी स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने काफी हद तक एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। करप्शन की बात मैं करता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ना मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सच्चाई यह है कि मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ठीक है आप खाएंगे नहीं, मान लिया, खाने नहीं देंगे यानी भ्रष्टाचार पर आप अंकुश कैसे लगा देंगे? मेरे सामने भी असमंजस की स्थिति मैं सोच नहीं पा रहा। वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, महीने 1.5 महीने की बात है, मैं गृह मंत्री के रूप में हम दोनों लोग बैठे थे और एक वो मीटिंग उन्होंने आमंत्रित की थी, उसमें मुझे भी बुलाया। उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी के अकाउंट्स खोलने की बात हो रही थी। तो मैंने बैठक समाप्त होने के बाद मैंने कहा कि ये बताइए मोदी जी, इतनी जल्दी सब अकाउंट्स खुल जाएंगे? उनका खुलेंगे। मैंने कहा इसका पर्पज क्या है? कह राजनाथ जी आगे देखिए,
मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर परिवार में लोगों के अकाउंट्स बैंक में खुलते हैं। बात मेरी समझ में तब आई, बात मेरी समझ में तब आई जब डीबीटी के माध्यम से लोगों को पैसा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। और मेरी बात राजीव गांधी जी की याद है। राजीव गांधी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, बामुश्किल 15 पैसा नीचे से लोगों के पास पहुंच पाता। यह प्रकार से लाचारी व्यक्ति। मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, और सामान्यतः राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे आपने कभी नहीं सुना होगा मैंने किसी प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया। पॉलिसी को लेकर तो जरूर कुछ बातें हो सकती, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये व्यक्ति नहीं होते, संस्था होते हैं। दे आर नॉट इंडिविजुअल बट दे आर इंस्टीट्यूशंस। मैं आलोचना नहीं कर रहा। उन्होंने एक मजबूरी व्यक्त की थी प्राइम मिनिस्टर करने, और उसको चैलेंज के रूप में किसी ने स्वीकार किया था। आज के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार। आज यदि 100 पैसा बैंकों से चलता है, 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंच रहा है। करप्शन केवल भाषण देकर न तो मिनिमाइज किया जा सकता है, रूट आउट करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि करप्शन को हमने रूट आउट कर दिया, कोई नहीं कर सकता। पता नहीं सतयुग में रहा होगा कि नहीं रहा होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन करप्शन को भाषण देकर मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। करप्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है तो सिस्टम में बदलाव लाकर ही मिनिमाइज किया जा सकता है। और इस काम को भी हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया, और 9 वर्षों में बहुत सारे काम किए हैं। उन सब सारे कामों की बहुत डिटेल में जाकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कितने एम्स बनवाए हैं, 22 एम्स हो गए। कहां पहले कितने, एक एम्स था, 22 एम्स हो गए, 225 मेडिकल कॉलेज हो गए। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि छोटा जिला हो तो उसकी बात छोड़ दीजिए, नहीं तो लगभग अधिकांश जिलों में, जितने बड़े जिले, कम से कम एक मेडिकल कॉलेज वहां जरूर हो। ऐसे 225 मेडिकल कॉलेज खुल गए। मेट्रो सेवाओं का जहां तक प्रश्न है, बहुत सारी होगी। एक बहुत बड़ी बात हुई है, नौजवानों में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव जो पैदा हुआ, और साथ ही साथ एक जिसे कहते हैं कुछ नया करने की, कुछ नया कर कुछ निकालने की एक जो ललक होती है मन की, वह नौजवानों के अंदर पैदा हुई है। एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, 2014 के पहले इस देश में बामुश्किल स्टार्टअप्स 400, 500, 600 के आसपास हुआ करते। आज हमारे देश में नौजवानों ने करिश्मा किया है कि स्टार्टअप्स का नंबर अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख तक पहुंच गया है। 1 लाख, 400, 500 और 1 लाख। और यूनिकॉर्न्स का वो भी अप्रॉक्सिमेटली 100 है। बीच में तो 107 हो गया था, लेकिन वो 2, 3, 4 ये नंबर घटता बढ़ता रहा। यह उनकी संख्या हो गई। एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, हर में भारत को एक अच्छी खासी कामयाबी हासिल हुई है। मैं यहां पर डिफेंस की भी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। डिफेंस के क्षेत्र में क्या हुआ है, उसकी जानकारी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से मिल ही गई है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कुछ बातें आप सबके सामने रखी हैं। लेकिन प्रारंभ से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि हमको सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत है। हम बराबर तोप हों, गोले हों, एमिनिशन हों, जो कुछ भी हो, मिसाइल, हर चीज बाहर से ही बराबर इंपोर्ट करते रहे। आज मैं नहीं कह रहा हूं कि हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। आज हमारी आवश्यकता है हम अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने दें।
सब सारे डिफेंस आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हम भारत में प्रारंभ कर चुके हैं और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो हम यहां कर रहे हैं उसका परिणाम यदि देखना हो तो लगभग 900 करोड़ का एक्सपोर्ट 2013 में भारत का होता था डिफेंस आइटम्स से। आज वो एक्सपोर्ट बढ़कर 16,000 पहुंच गया है और मैं समझता हूं कि कुछ ही महीनों के अंदर वह 20,000 करोड़ क्रॉस करेगा। जो अब तक की बातचीत हुई है इस क्षेत्र में भी सरकार ने काफी काम किया है और कुछ मेजर डिसीजंस भी हम लोगों ने डिफेंस के क्षेत्र में लिए हैं जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। और आपने देखा होगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का बराबर जो कहा है कि मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, और मेक फॉर और सारी दुनिया में बनाओ। इसी लक्ष्य को सामने रखकर हम लोग लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक सिक्योरिटी का प्रश्न है, सिक्योरिटी के फ्रंट पर भी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हम इसे कहते हैं। जब हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारा राष्ट्र भी किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं होगा। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और कई लाख वर्ग किलोमीटर, जहां तक मेरी जानकारी है अप्रॉक्सीमेटली 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी रखवाली हम लोग करते हैं। पिछले लगभग 75 ईयर्स में लैंड और मैरीटाइम बाउंड्रीज पर हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, मगर हमारी सेनाओं और सुरक्षा बलों ने मिलकर उस चुनौती का डटकर सामना किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। साथियों, जब से हमारा ये भारत आजाद हुआ है, कई भारत विरोधी ताकतों की लगातार कोशिश रही है या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल पैदा किया है। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है। आप लोग पड़ोसी हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से भारत को चोट पहुंचाने की कितनी बार और कैसी कैसी नापाक कोशिशें हुई हैं, इस पर मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा पार से प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवाद ने देश में हजारों निर्दोष नागरिकों की जानें दी। दुर्भाग्य से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली ताकतों को सही जवाब देने में देरी हुई। देरी ही नहीं बल्कि यूपीए सरकार के बारे में कहूं, कितना इफेक्टिव स्टेप लेने चाहिए, हो नहीं पाया। और पाकिस्तान को ही आतंकवाद से प्रभावित देश मानने की हम लोगों ने एक बार गलती कर दी थी कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से यह प्रभावित देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की, इसकी जानकारी है आपको। और पहली बार देश में दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है, यह दुनिया ने जाना। और आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार ने, जैसा हमने बताया कि उरी और पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद क्या किया, भारत और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ने लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला। और यहां हम लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद का जहर समाज को कैसे जड़ों से खोखला कर देगा। आतंकवाद का पूरा नेटवर्क यहां जम्मू और कश्मीर में दशकों से काम कर रहा था। आज इस नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। और हमने आतंकवाद की फंडिंग पर भी रोक लगाई, हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई पर भी हमने रोक लगाई। और आतंकवादियों के सफाई के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वर्कर्स
का नेटवर्क यहां काम करता था, उसे विच्छिन्न भिन्न करने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है। और इस काम को करने के लिए जहां पर विल पावर की जरूरत होती है, वहीं उन कंस्ट्रेंट्स को भी समाप्त करने की भी जरूरत थी, और जो ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ प्रभावी करने की राह में बाधा बनती है। और साथियों, आर्टिकल 370, 35 ए को लेकर जो कुछ भी करना चाहिए वो हम लोगों ने किया है। कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा किया, और हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और दशकों में जो नाइंसाफ जम्मू और कश्मीर की जनता के साथ हो रही थी नाइंसाफी, उनके साथ हम लोगों ने इंसाफ किया है। और मैं इसे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इंसाफ नहीं मानता हूं, बल्कि भारत देश के साथ इंसाफ मानता हूं, क्योंकि धारा 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त हुआ, उसका कोई लाभ होता तब तो बात समझ में आए, लेकिन कोई लाभ भी नहीं हो रहा, इसलिए हमको समाप्त करना था। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा। यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ आज दुनिया के अधिकांश बड़े देश एक मत हो चुके हैं और एक मन हो चुके हैं। एक समय था जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आतंकवाद को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह देखता था, पर 9/11 की घटना के बाद उसका नजरिया बदला, और अमेरिका यह मानता है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक वैश्विक अपराध है, और टेररिज्म इज ए ग्लोबल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब अमेरिका भी बोलता है, यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी यह नजरिया बन चुका है कि टेररिज्म इज अनएक्सेप्टेबल। यानी भारत जो बात कई सालों से कह रहा था, वही बात अब लगभग पूरी दुनिया मानने लगी। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, शायद समाचार पत्रों में आपने उसे देखा होगा, और उसे पढ़ने पर साफ पता चलता है कि आज भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका सहित पूरे विश्व की मानसिकता को बदलने में कामयाबी हासिल की। पूरे विश्व की मानसिकता आप उठाकर पास स्थिति देख लीजिए बहुत सारे देशों कि आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी क्या स्थिति है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक बात साफ हो गई है कि यूएन रिस्पेक्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिनमें लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं, उनके खिलाफ कंसल्टेड एक्शन होना चाहिए। यह अमेरिका और इंडिया के बीच का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें यह बात कही। और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने यहां होने वाली हर आतंकी कार्रवाई पर लगाम लाए और अपनी जमीन का इस्तेमाल, यह अमेरिका भी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा जो पास से जानते हो, और अपनी जमीन का इस्तेमाल इसके लिए किसी भी सूरत में न होने दे। साथ ही 26/11 और पठानकोट के हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करे। पहली बार इसी तरह टेरर फंडिंग को समाप्त करने पर भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात की गई। यह छोटी कामयाबी नहीं, क्योंकि इससे सिद्ध हो गया है कि भारत जो कुछ भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए कर रहा है, वह सही दिशा में जा रहा है। साथियों, स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगी। उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। हम मान गए इस बात को। काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने में कामयाबी हमने हासिल की। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए, और जिस तरीके के हालात हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में
पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम और इस मंशा को एक नहीं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।